हेलो एवरीवन, मैं हिमांशु कौशिक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा गुरु मुरादाबाद पर। अब देखिए, इस वीडियो में हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं एक पेपर को लेकर के, यानी कि जैसा आप अच्छे से जानते होंगे कि एसएससी CHSL के एग्जाम्स चल रहे हैं, तो उसका ही एक मेमोरी बेस्ड पेपर हम आपके सामने लेकर के उपस्थित हुए हैं। यानी कि इस वीडियो में हम उस पेपर का डिस्कशन आपके साथ करेंगे, यानी कि आपको बताएंगे कि पेपर किस तरह का आ रहा है, कैसे कैसे क्वेश्चन उसमें पूछे जा रहे हैं, और इस वीडियो में हम आपको उसके 25 जो इंग्लिश के क्वेश्चन आया करते हैं उनका डिस्कशन आपके साथ करेंगे। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहें ताकि आपको पता चल पाए कि पेपर किस तरह का आ रहा है और किस प्रकार से हम उसको टैकल कर सकते हैं। अब देखें, ये बात आप अच्छे से जानते होंगे कि टोटल 100 प्रश्न उस पेपर में पूछे जाते हैं, जिसमें 4 सेक्शन हुआ करते हैं। कौन कौन से? तो एक मैथमेटिक्स यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हुआ करता है, उसके अलावा रीजनिंग एबिलिटी के 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वैसे ही 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीएस के, और उसके अलावा पूछे जाते हैं 25 क्वेश्चन इंग्लिश के। यानी कि 4 भागों में जो सेक्शन बटा हुआ होता है, सभी के 25-25 प्रश्न हुआ करते हैं। तो उसी प्रकार 25 ही प्रश्न आया करते हैं किससे रिलेटेड, तो इंग्लिश के भी 25 प्रश्न आया करते हैं। तो उन्हीं 25 प्रश्नों की, यानी कि उन्हीं 25 प्रश्नों की अब बात हम आपके साथ करेंगे। तो चलिए बात करते हैं पहले प्रश्न की। प्रश्न आपको स्क्रीन पर अपीयर होता रहेगा, प्रश्न का जवाब भी आपको देना है, अपने कमेंट बॉक्स में बताते रहना है जवाब, और साथ के साथ हम आपको सही जवाब बताएंगे और उसको एक्सप्लेन भी आपको करते चलेंगे। तो चलिए बात करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न क्या है, तो प्रश्न ध्यान से पढ़ेंगे। क्या है प्रश्न कि select the most appropriate synonym of the given word, यानी कि उन्होंने एक शब्द दिया और उसका most appropriate synonym पूछा है, यानी कि समानार्थी शब्द पूछ लिया कि बताइए इसका समानार्थी शब्द क्या हो सकता है। तो हमने शब्द पढ़ा, शब्द क्या है, FURTIVE। तो फर्टिव जो शब्द है उसका उसने पूछ लिया कि बता दीजिए इसका सिनोनिम क्या हो सकता है, समानार्थी शब्द क्या हो सकता है। तो उसने ऑप्शन दिए। तो सबसे पहले तो हमें इसका मतलब पता होना चाहिए, यानी कि ये जो शब्द आया है उसका अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ हुआ करता है चुराया हुआ। क्या अर्थ हुआ करता है, चुराया हुआ, यानी कि कहीं ना कहीं चोरी की बात हो तो वही शब्द इसका मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम हो जाएगा। तो पहला शब्द हमने देखा, पहला शब्द है ओपनली। अब ओपनली यानी कि खुला हुआ। अब खुला हुआ, चुराया का तो कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा, यानी कि ये शब्द तो इसका सिनोनिम नहीं हो सकता। अगला ऑप्शन देखा, तो अगले ऑप्शन में हम ध्यान से देखें तो उसमें स्टील शब्द आ रहा है और बाद में उसे THY, यानी कि स्टील थी जो शब्द है उसमें स्टील जो शब्द आ गया। स्टील किसको कहते हैं, तो स्टील तो कहते हैं चोरी करने को, यानी कि हाँ, यानी हमें आंसर तो लगभग मिल गया। फिर भी हम अगले शब्द चेक कर लेते हैं, क्योंकि उसने कहा है मोस्ट एप्रोप्रिएट, तो हो सकता है ये शब्द तो हो, ये शब्द तो है ही, यानी कि अगर और आगे हमें कोई इसका सही जवाब नहीं लगता तो फिर यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला हमें पढ़ा, अगला देखा हमने कॉन्टेम्पलेटेड। तो वो जो शब्द हुआ करता है उसका अर्थ हुआ करता है विचार करना, तो वो तो कहीं से भी लिंक नहीं कर रहा। वैसे ही उससे अगला पढ़ा तो वो है फोर्थ राइट, और फोर्थ राइट कहते हैं किसको, तो फोर्थ राइट कह देते हैं निष्कपट को, यानी कि निश्चल या निष्कपट जिसको कहते हैं उसी को फोर्थ राइट इंग्लिश में कहा करते हैं। तो यानी कि सीधी सीधी सी बात समझ में आ गई कि इसमें जो मोस्ट सुटेबल या मोस्ट एप्रोप्रिएट जो वर्ड है सिनोनिम वो हो सकता है कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी स्टील थी, वही हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, बात आई समझ में। तो चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। क्या है प्रश्न कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम, यानी पहले तो समानार्थी पूछा था और अब पूछ लिया विपरीतार्थी, यानी कि जो उसका अपोज कर रहा हो, यानी कि एप्रोप्रिएट ना हो, एप्रोप्रिएट हो कैसा, एंटोनिम हो। तो एंटोनिम किसको कह देते हैं, तो विरोध जो कर रहा हो, यानी कि अपोजिट वर्ड देखना है। तो हमने वर्ड पढ़ा क्या है, तो वर्ड है डिमोलिश, और डिमोलिश किसको कहते हैं, तो डिमोलिश यानी कि जो भी चीज नष्ट कर दी जाए, खत्म कर दी जाए। जैसे मान लिया हम कह सकते हैं कि कंगना रनौत का जो बंगला था या फिर जो ऑफिस था उसको डिमोलिश कर दिया गया जो महानगर पालिका है उसके द्वारा, ठीक है। तो वहां पर डिमोलिश शब्द आ सकता है, डिमोलिश यानी कि खत्म कर देना, नष्ट कर देना। अब यहां पर अपोजिट वर्ड पूछा है, तो नष्ट करने का अपोजिट क्या हो सकता है, तो बनाना, यानी कि जब हम किसी चीज को नष्ट करते हैं तो उसका जस्ट अपोजिट क्या हो सकता है, बनाना, यानी निर्माण करना। तो निर्माण करना वाला कोई भी शब्द अगर इस वाक्य में आ रहा हो, यानी कि इन ऑप्शंस में आ रहा हो, तो वही हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए पहला शब्द क्या है, तो पहला शब्द है कंस्ट्रक्ट, और कंस्ट्रक्ट ही तो शब्द बिल्कुल सही, यानी कि यही शब्द बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कंस्ट्रक्ट का ही तो मतलब हुआ करता है निर्माण करना, और डिमोलिश का अपोजिट क्या हो जाएगा, निर्माण करना ही डिमोलिश का अपोजिट हो जाएगा। वैसे अगले भी पढ़ लेते हैं। अब अगला है सेंटेंस, तो सेंटेंस से तो कोई लॉजिक ही नहीं बैठा। बैनिश आया, बैनिश कहते हैं निर्वाचित,
ठीक है। और वैसे ही उससे अगला आया बेरेट, तो उसका मतलब होता है गाली देना, यानी कि बाकी तो सब नहीं आपके सिमिलर दिखाई दे रहे, जो कि दिखाई दे रहा है क्या, कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट का मतलब हुआ करता है निर्माण करना, और डिमोलिश का मतलब हुआ करता है नष्ट करना। तो निर्माण करना और नष्ट करना दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, और वही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि पहले वाले का आंसर था हमारा ऑप्शन नंबर बी, और दूसरे का आंसर हुआ हमारा ऑप्शन नंबर ए। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आया, इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट्स विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। तो देखो एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन आ गया, और एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, इसीलिए हम आपको रेगुलरली एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस करा रहे हैं। पिछले जो हमने 3 चैप्टर आपको कराए, यानी नाउन कराया, प्रोनाउन कराया और वर्ब कराया, उन तीनों से रिलेटेड लगभग 200 प्रश्न एरर डिटेक्शन के हमने आपको कराए हैं। उन प्रश्नों को जरूर देख लेंगे ताकि आपको ये पेपर बिल्कुल भी डिफिकल्ट ना लगे। तो चलिए पढ़ लेते हैं सेंटेंस को। सेंटेंस क्या आया कि द टॉप पॉल्यूटेड सिटीज इन द वर्ल्ड बिलोंग्स टू आवर कंट्री, यानी कि जो टॉप पॉल्यूटेड सिटीज है ना वर्ल्ड की, वो हमारी कंट्री से हैं, यानी कि हमारी कंट्री की ही कुछ सिटीज हैं जो कि टॉप पॉल्यूटेड है, यानी कि सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड हैं। तो इसमें आपको गलती पहचाननी है। अब उसने क्या किया, इसके 4 हिस्से कर दिए और चौथा हिस्सा कह दिया नो एरर। जैसे हम आपको क्वेश्चंस कराए भी हैं वैसे ही इसमें भी आ गया। तो जरा चेक करके देखते हैं। उसने कहा द टॉप पॉल्यूटेड सिटीज, यानी कि वहां पर उसने सिटीज शब्द इस्तेमाल किया, और सिटीज शब्द का मतलब क्या हो जाएगा कि ये शब्द प्लूरल है। अब उसने आगे लिखा इन द वर्ल्ड, तो इन द वर्ल्ड। अब इन द वर्ल्ड यानी कि ये तो पूरा सेंटेंस सब्जेक्ट हो गया, हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, यानी कि टॉप पॉल्यूटेड सिटीज इन द वर्ल्ड। यानी अब क्या आएगी, तो अब इसकी वर्ब आएगी, और वर्ब उसने क्या लिखी, तो वर्ब लिखी बिलोंग्स। बिलोंग्स वर्ब क्या लिखी है, बिलोंग्स लिखी है। अब देखो ये जो वर्ब बिलोंग्स आई है, यानी कि इससे रिलेटेड, इससे सेंटेंस का टेंस कौन सा बन रहा है भाई, तो सेंटेंस का टेंस बन रहा है प्रेजेंट का इंडेफिनिट। और चूंकि सेंटेंस प्रेजेंट का इंडेफिनिट बन रहा है, तो हमें ये बात पता होनी चाहिए कि प्रेजेंट के इंडेफिनिट में अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ हमेशा वर्ब की एस या ईएस वाली फॉर्म लगाया करते हैं, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब देखो हमें पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल की पहचान कैसे होती है, वो भी हमने आपको बताया था। तो यहां पर एक्चुअल में शब्द रहा होगा क्या, सिटी, और उसने सिटी में से वाई को हटा दिया होगा और उसकी जगह क्या लगा दिया होगा, आईईएस लगा दिया होगा। यानी कि ये जो शब्द है ये तो भैया प्लूरल है, और जब शब्द प्लूरल है तो प्लूरल के साथ बिलोंग्स थोड़ी ना आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था, तो आना चाहिए था बिलोंग, और बिलोंग आना चाहिए था, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए थी। यानी कि कौन से पोर्शन में गलती निकली, तो गलती निकल गई पोर्शन नंबर सी में। तीसरा पोर्शन हमारा गलत है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले की। अगला है क्या, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम्स, यानी कि एक ईडियम दे दिया आपको और उसमें पूछ लिया कि इसका सही मतलब क्या हो सकता है। तो चला देखें सेंटेंस क्या है, मतलब कि ईडियम क्या है, तो ईडियम है अप इन आर्म्स, यानी कि अप इन आर्म्स। और अप इन आर्म्स किसको कहते हैं, तो अप इन आर्म्स को हिंदी में भी अगर हम जाने तो अप इन आर्म्स जो ईडियम है उसका मतलब हुआ करता है कड़ा विरोध करना, यानी कि कड़ा विरोध करते हुए। जैसे आपने देखा ना अभी सीएए का विरोध हुआ, उसी प्रकार से विरोध हुआ किसान बिल का, तो यानी कि वो सबको हम क्या कह सकते हैं, यानी कि उसको हम कह सकते हैं अप इन आर्म्स, है ना। तो वैसे ही यानी कि कड़ा विरोध करते हुए का जो सिनोनिम आपको इसमें दिखाई दे वही आपको समझ में आ जाएगा, वही इसका मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग हो जाएगा इस ईडियम का। तो देखो पहला आया एनकरेज्ड। अच्छा एनकरेज्ड विरोध करना, कोई लॉजिक ही नहीं, गलत हो गया। एनकरेज का मतलब होता है क्या, यानी कि किसी को बढ़ावा देना, तो वो तो हो ही नहीं सकता। टायर्ड थका हुआ, उससे तो कोई लॉजिक ही नहीं है। वेरी एंग्री, हाँ यही शब्द हो सकता है भाई, जब कोई गुस्सा होता है, एंग्री होता है, यानी कि उसी को तो कहते हैं विरोध करना, तो वही चीज बिल्कुल सही हो सकती है, वेरी एंग्री हो सकता है। फिर भी अगला पढ़ लेते हैं, रिफ्रेश्ड। रिफ्रेश्ड का मतलब क्या होता है, यानी कि तरोताजा महसूस करना फिर से, तो वो भी बिल्कुल सही नहीं हो सकता। यानी कि इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट मीनिंग क्या बैठ सकता है, तो इन चारों ऑप्शन के हिसाब से बैठ सकता है क्या, वेरी एंग्री, यानी कि बहुत ही नाराज। आई बात समझ में। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न ध्यान से देखेंगे, फिर से क्या आया, तो फिर से एक ईडियम दे दिया और उसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए क्या है, तो अर्नेस्ट नेस्ट दे दिया उसने। अब देखिएगा इसका सही अर्थ क्या हुआ करता है, तो देखिएगा इसका सही अर्थ हुआ करता है भयावह परिस्थिति, इसको हिंदी में कह दिया करते हैं। और भयावह परिस्थिति का मीनिंग क्या है, तो यहां पर हम देखें इन कंफ्यूजन, कंफ्यूजन में भयावह परिस्थिति, कोई लॉजिक नहीं।
इन अ हैप्पी मूड। अब हैप्पी मूड में भयावह परिस्थिति, कोई लॉजिक नहीं बैठता। द प्लेजेंट सिचुएशन, अब प्लेजेंट यानी कि खुशनुमा, खुशनुमा थोड़ी ना, भयानक बताना है, और भयानक यानी कि लास्ट वाला जो ऑप्शन है यानी कि अ डेंजरस सिचुएशन, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही होना चाहिए। आई बात समझ में? चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन, यानी कि वन वर्ड बताना है आपको, सिंगल वर्ड बता देना है। एक उसने सेंटेंस दे दिया, उसका सिंगल वर्ड बता देना है। तो चलिए देखते हैं जरा क्या है कि एबल टू यूज द राइट एंड लेफ्ट हैंड्स इक्वली वेल, यानी कि अगर कोई व्यक्ति सीधे हाथ से भी उतना ही अच्छा लिख सकता हो जितना अच्छा वो उल्टे हाथ से लिख सकता हो, तो उसको क्या कह देंगे? तो उसको कह दिया करते हैं ऑप्शन नंबर सी, एम्बीडेक्स्ट्रस। तो एम्बीडेक्स्ट्रस उसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाना चाहिए। तो वो बिल्कुल हमारा ऑप्शन नंबर सी बन गया यहाँ पर। चलिए बात कर लेते हैं। अच्छा, ये चीज़ें आपको याद करनी होंगी, आपको याद करनी होंगी, और वो चीज़ें आपको मिलेंगी कहाँ से? तो हमने टेलीग्राम चैनल पर अपने सब कुछ PDF बना करके प्रोवाइड आपको किया है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां आपको ये सारी PDFs आपको मिल जाएंगी, चाहे वो सिनोनिम्स की हो, एंटोनिम्स की हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, वो सभी आपको वहां पर, इडियम्स फ्रेजेस की भी मिल जाएंगी, सभी चीज़ों की आपको PDF वहां पर मिल जाएंगी। तो वहां जाकर के उन PDFs को डाउनलोड कर लेंगे ताकि आप आसानी से इन चीज़ों को याद कर सकें। तो चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमने देखा, सेंटेंस आया क्या कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम। तो सिनोनिम ऊपर भी पूछा गया था, यानी समानार्थी शब्द, और यहां पर भी उसने पूछ लिया, कोई समस्या नहीं। वर्ड पढ़ेंगे क्या है? तो वर्ड है ASSERTION, असर्शन। तो उसका मतलब क्या हुआ करता है? तो मतलब हुआ करता है दावा, या इस तरह से कह देंगे दृढ़, जब हम कोई भी चीज़ सख्ती से डिक्लेयर कर दें, यानी कि घोषित कर देना किसी चीज़ को, या दृढ़ कथन कह दें या दावा कह दें, तो उसी को कह देंगे क्या? असर्शन। तो सही आंसर क्या हो जाना चाहिए? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 देखा, कंप्लेन। तो कंप्लेन नहीं, कंप्लेन दावा नहीं होता, वो तो शिकायत होती है किसी की। दूसरा देखा डिक्लेरेशन, और डिक्लेरेशन ही तो सही आंसर हो सकता है। चलिए और पढ़ के देख लेते हैं। ऑब्स्टिकल, ऑब्स्टिकल कहते हैं अवरोध को, तो उसका तो कोई लॉजिक ही नहीं बैठता, यानी कि कंप्लेन का कोई लॉजिक नहीं, अवरोध का कोई मतलब नहीं। एडमायरेशन, उसका भी कोई मतलब नहीं बैठता, यानी कि वो कहते हैं कि इसको तारीफ करना किसी की, तो वो भी बिल्कुल सही नहीं हो सकता। यानी कि सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब हो जाएगा डिक्लेरेशन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, वही हमारा सिनोनिम हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम। अब की बार एंटोनिम पूछ लिया, तो आप पढ़ेंगे प्रश्न को और जवाब बताने की कोशिश करेंगे, क्या होगा? तो देखिएगा वर्ड क्या है, वर्ड है अर्थली, और अर्थली जो शब्द हुआ करता है, तो आपने शब्द सुना होगा पार्थिव शरीर। और पार्थिव शरीर यानी पार्थिव किसको कहते हैं? तो पार्थिव कहते हैं सांसारिक को, और वही शब्द का इंग्लिश होता है क्या? अर्थली, यानी कि सांसारिक शरीर, यानी अर्थली जो बॉडी होती है उसको छोड़ करके कोई चला जाता है, पार्थिव शरीर को कोई छोड़ करके चला जाता है। तो पार्थिव शरीर के लिए ही शब्द आया है क्या? अर्थली। अर्थली कहते हैं सांसारिक को, सांसारिक यानी कि जो संसार में है। अब सांसारिक का अपोजिट बता देना है, तो चलिए चेक करते हैं। नॉन स्पिरिचुअल। अच्छा, नॉन स्पिरिचुअल से तो कोई लॉजिक ही नहीं बैठता, तो अगला देखा ग्लोबल, तो सांसारिक का ग्लोबल हो सकता है क्या? अपोजिट तो नहीं हो सकता। अगला आया वर्ल्डली, तो वर्ल्डली तो अर्थली हो गया, बात एक ही है। लेकिन अगला जो शब्द है हेवनली, और हेवनली कहेंगे किसको? स्वर्गीय। तो हाँ, यानी कि जो सांसारिक है, जैसे हम सांसारिक हैं अभी, अर्थली हैं, अर्थ पर हैं, और उसको छोड़ जाएंगे तो हेवनली हो सकते हैं, यानी कि स्वर्गीय हो सकते हैं या नरकीय हो सकते हैं। लेकिन नरकीय प्रयोग नहीं किया जाता, स्वर्गीय ही प्रयोग किया जाता है, इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? हेवनली ही सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, वैसे भी आपको एक छोटा सा हिंट इस तरह से भी मिल सकता है, जैसे कि ये शब्द एडवर्ब रहा होगा, तो एडवर्ब रहा हो चाहे एडजेक्टिव रहा हो, जब उसमें ly लगा हुआ है तो इसका जो सिमिलर बैठेगा या अपोजिट बैठेगा उसमें भी ly होना चाहिए। तो वैसे ही आप इससे एक छोटा सा हिंट ले सकते हैं, लेकिन ये बात हम बिल्कुल कह रहे हैं कि ऐसा कोई कंफर्म नहीं है कि ऐसा ही हो। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। वैसे इसका आंसर हो गया क्या? हेवनली। अगली बात करते हैं। अगला आया सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड, यानी कि फिर से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ गया। वन वर्ड बता देना है, एक शब्द बता देना है, तो देखिएगा क्या हो जाएगा कि आ सेंटिमेंटल लॉन्गिंग्स। सेंटिमेंटल लॉन्गिंग्स यानी कि लालसा, लालसा जो होती है ना, यानी कि किसी चीज़ का प्यार हो, किसी चीज़ के प्रति प्यार हो, और
विशफुल अफेक्शन यानी ममतापूर्ण स्नेह यानी कि प्यार मोहब्बत की बात कर रहा है किसी के प्रति, फॉर अ पीरियड इन द पास्ट यानी कि पास्ट के पीरियड में जब किसी के प्रति लालसा रही हो या ममतापूर्ण स्नेह रहा हो तो उसको क्या कह दिया करते हैं, तो उसको कह दिया करते हैं ऑप्शन नंबर ए यानी कि नॉस्टैल्जिया, वही उसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए पर टिक कर देंगे। क्लियर। तो चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न बहुत ही आसान प्रश्न है, यानी कि उसने 4 शब्द दिए हैं और उसमें से हमें सही शब्द बता देना है, यानी कि किसकी स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखी हुई है। तो सही स्पेलिंग वाला शब्द आपको बता देना है। तो देखिएगा पहला प्रश्न, पहला ऑप्शन आपने देखा तो FAIETH, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है, यानी कि ये तो गलत हो गया। FAITH यहां तक तो सही है, लेकिन FULY नहीं होता, FULLY होता है और वो सही जवाब हमारा कौन सा है, तो वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वह हमारा बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही आंसर हो जाना चाहिए। तो बात बिल्कुल सही हो गई, यानी कि ईमानदार कह देते हैं फेथफुली को। अब देखिएगा अगला, तो अगला भी बिल्कुल वैसा ही सवाल, उसमें भी वही उसने 4 ऑप्शन दे दिए और पूछ लिया कि भैया कौन सा सही लिखा हुआ है, तो कौन सा सही लिखा हुआ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा UNRULY यानी ऑप्शन नंबर बी। तो पहले वाला जो पूछा था उसमें उसका आंसर है डी और दूसरा वाला जो पूछा उसका आंसर है बी। तो यानी कि आपको इतने हल्के सवाल भी पूछे गए हैं, यानी कि आपको स्पेलिंग भी पता होनी चाहिए, आसानी से वो क्वेश्चंस तो आप कर ही सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न देखिएगा कितना आसान सा प्रश्न है, पैसिव फॉर्म बता देनी है। एक सेंटेंस उसने दे दिया और कह दिया सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो देखो जब भी एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो हमने आपको जब एक्टिव पैसिव कराए थे तो आपको पता होना चाहिए, हमने आपको बताया था कि भाई ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको मात्र वर्ब पर ध्यान देना है। और वर्ब पर कैसे ध्यान देना है, तो हमने पता होना चाहिए कि यहां पर सेंटेंस का टेंस कौन सा है, तो बॉट आया और उसके अलावा हेल्पिंग वर्ब कोई आ नहीं रही। तो हमने आपको बताया था कि भैया जब भी कहीं वाक्य में हेल्पिंग वर्ब दिखाई ना दे, मेन वर्ब मात्र दिखाई दे, तो वाक्य सिर्फ 2 टेंस का हो सकता है, या तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट या फिर पास्ट का इंडेफिनिट। अब ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है और सेकंड फॉर्म आई है यानी पास्ट का इंडेफिनिट है। अब पास्ट के इंडेफिनिट को जब कन्वर्ट करते हैं तो जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो जैसे इज़-एम-आर का वाज वर्ब कर देते हैं, यानी कि पास वाले में को कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो लगभग नीचे वाले में को कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि इज़-एम-आर को बदलेंगे, डूडस को बदलेंगे किसमें, इज़-एम-आर में। वैसे ही अगर वाजवर हो डिड होगा तो उसको बदलेंगे किसमें, वाजवर में बदल दिया जाता है, यानी कि यहां पर जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो वाज या वर आना चाहिए। अब बस हमें यही चेक करना है कि वाजवर किस किस में आया है। तो हमने देखा पहले में हैड बीन आया है, वो तो हो ही नहीं सकता, दूसरे में भी हैड बीन आया है, वो भी नहीं हो सकता, तीसरे में भी वाज आ रहा है और चौथे में भी वाज आ रहा है। लेकिन हमने देखा जो तीसरे में वाज आ रहा है वो तो टू बी वाला रूल है, यानी टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रखी है, तो वो तो बिल्कुल सही नहीं हो सकता। यानी कि सही आंसर कौन सा हो जाएगा, अ न्यू कार वाज बॉट फॉर द जर्नी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वही हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाना चाहिए। बहुत ही आसान सा प्रश्न था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। और अगला प्रश्न क्या है, तो भैया अगला प्रश्न एक क्लोज टेस्ट है। क्लोज टेस्ट यानी कि उसने 5 प्रश्न दिए हैं, एक पैराग्राफ दे रखा है और उनको पांचों को भरना है, सभी से रिलेटेड अलग अलग ऑप्शन उसने प्रोवाइड किए हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं। क्या है प्रश्न कि इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द अल्टरनेटिव गिव सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ईच ब्लैंक। तो ईच ब्लैंक में आपको अप्रोप्रिएट ऑप्शन भर देना है। तो चलिए बात करते हैं पहले की। तो शुरुआत से पढ़ते हैं। शुरुआत में आ गया ए। अब देखो ए के आते ही इतनी चीज तो भाई कंफर्म हो गई कि कोई भी ऐसा शब्द नहीं आएगा जिसकी शुरुआत किसी वॉवेल से हुई हो, यानी जो भी शब्द आएगा उसकी शुरुआत कॉन्सोनेंट से ही होनी चाहिए। तो देखो पहला ऑप्शन की शुरुआत कॉन्सोनेंट से हुई है, दूसरे की कॉन्सोनेंट से हुई है, लेकिन तीसरा ऑप्शन इसमें कैंसिल आउट हो गया। क्यों? क्योंकि उसकी शुरुआत एक वॉवेल से हुई है और वॉवेल से शुरुआत होती है तो उससे पहले एन आना चाहिए था, यानी वो तो कैंसिल आउट हो गया। 3 ऑप्शन हमारे बचे। अब देखो सेंटेंस को पढ़ लेते हैं। क्या है कि outcome of the controversy surrounding the Bureau of Indian Standards report of November 2019 on drinking water status is that the issue of water supply has politically प्रियोरिटाइज। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें गलती, यहाँ पर हमें क्या चीज़ करनी है, तो फिल करना है पहले वाले में। तो
आउटकम ऑफ कंट्रोवर्सी सराउंडिंग, यानी कि एक आउटकम निकला। अब आउटकम कैसा निकला, तो आउटकम क्या फैंटेस्टिक आउटकम निकला, फैंटेस्टिक आउटकम यानी कि भाई प्रॉब्लम चल रही थी और सराउंडिंग यानी कंट्रोवर्सी चल रही थी कोई, और किसकी कि आउटकम ऑफ द कंट्रोवर्सी सराउंडिंग द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, यानी कि BIS ने रिपोर्ट के अनुसार नवंबर 2019 की जो रिपोर्ट थी ऑन ड्रिंकिंग वाटर स्टेटस इज दैट द इशू ऑफ वाटर सप्लाई हैज़ पॉलिटिकली प्रायोरिटाइज। ठीक है, तो वहाँ पर गलती सॉरी वहाँ पर कहाँ क्या चीज़ आ जाएगी, तो देखो पहले वाले में ही यानी कि ऑप्शन नंबर ए में फैंटेस्टिक तो नहीं आ सकता, इंपॉर्टेंट हमने कैंसिल कर ही दिया है, माइनर आउटकम नहीं होता, यानी कि बड़ा आउटकम आया होगा क्योंकि बहुत बड़ी बात कही गई है, तो वहीं पर यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है सिग्निफिकेंट वो बिल्कुल सुटेबल लग रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आ जाना चाहिए, यानी कि आ सिग्निफिकेंट आउटकम ऑफ द कंट्रोवर्सी सराउंडिंग द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड रिपोर्ट ऑफ नवंबर 2019 ऑन ड्रिंकिंग वाटर स्टेटस इज दैट, ये है कि द इशू ऑफ वाटर सप्लाई हैज़, अब हैज़ आ गया और हैज़ के बाद अब मेन वर्ब लगेगी। अच्छा, हैज़ के बाद मेन वर्ब की फॉर्म कौन सी लगाते हैं, तो मेन वर्ब की फॉर्म लगती है भैया थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म बस चेक कर लेंगे कितनी थर्ड फॉर्म आई है इस आपके चारों ऑप्शन में, तो देखो सभी थर्ड फॉर्म ही प्रयोग की गई हैं। हैज़ गॉट आ सकता है, हैज़ गिवन आ सकता है, हैज़ टेकन आ सकता है और हैज़ इशूड आ सकता है, क्योंकि फॉर्म तो बिल्कुल सभी सही चाहिए। लेकिन अब क्या पढ़ेंगे आगे, तो हैज़ पॉलिटिकली प्रायोरिटाइज्ड, यानी कि पॉलिटिकली प्रायोरिटाइज्ड। अब देखो प्रायोरिटाइज्ड यानी कि भैया वर्ब की फॉर्म की तो दिक्कत ही नहीं रही, क्योंकि प्रायोरिटाइज्ड उसने बाद में लिख रखा है, तो जब प्रायोरिटाइज्ड आ गया तो वहां पर मेन वर्ब तो प्रायोरिटाइज्ड है, ईडी फॉर्म तो उसमें लग रही है, थर्ड फॉर्म तो वो है, जबकि इसकी जगह पर क्या आना चाहिए अब, तो अब तो मात्र एक ही ऑप्शन बचा और वो हुआ करता है क्या, गॉट हुआ करता है। वर्ब वाले चैप्टर में भी हमने आपको बताया था कि गेट का प्रयोग कर लेते हैं, गॉट का प्रयोग कर लेते हैं, तो यहां पर हैज गॉट आ जाना चाहिए, हैज गॉट पॉलिटिकली प्रायोरिटाइज्ड। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं अगले की। आगे आया कि द फैक्ट दैट वाटर शुड बी ट्रीटेड एज एन, अब की बार एन आ गया, और एन आने का मतलब क्या है कि अब जो शब्द आएगा वो वॉवेल से स्टार्ट होना चाहिए, तो कौन सा हो सकता है, तो देखो हमने तो सभी के सभी वर्ड जो है वो वॉवेल से ही स्टार्ट हो रहे हैं, तो हमने देखा इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, इंटरेस्ट या फिर अर्जेंट, तो कौन सा हो सकता है, तो भाई देखा एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। हमने पढ़ा कि द फैक्ट दैट वाटर शुड बी ट्रीटेड एज एन, अब वाटर को कैसा चीज ट्रीट करना चाहिए, तो क्या वाटर को ट्रीट करना चाहिए इमोशनल, वाटर इमोशनल से तो कोई लॉजिक ही नहीं हुआ, इंटेलेक्चुअल वो भी कोई मतलब नहीं बनता, इंटरेस्ट नहीं, अर्जेंट, यानी कि वाटर जो है वो एक अर्जेंट कंसर्न है कि भैया वाटर के बिना आप नहीं रह सकते, तो वो एक अर्जेंट चीज है, तो अर्जेंट कंसर्न हो जाना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तो अर्जेंट कंसर्न फॉर पब्लिक हेल्थ एंड द इकोसिस्टम ऑफ द कंट्री कैन नॉट बी डिनाइड द ट्रीट्स टू ह्यूमन हेल्थ ड्यू टू पुअर वाटर क्वालिटी एक्सेप्ट when they appear as an epidemic आर लार्जली, अब लार्जली के बाद क्या, तो लार्जली के बाद आ जाना चाहिए क्या, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए, यानी कि इम्पर्सिटेबल, तो वही आपके बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑब्वियस नहीं हो सकता, अपेरेंट नहीं हो सकता, टेंजिबल नहीं हो सकता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी इस प्रश्न में कौन सा आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाना चाहिए। अगले की बात कर लेते हैं, आगे पढ़ेंगे फिर क्या है कि द जनरली सब्जेक्ट्स द पॉपुलेशन टू, अब टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है, फाइन, सबटाइल, नाइस या क्रूड। चलिए देख लेते हैं आगे, हेल्थ प्रॉब्लम विदाउट इट्स नॉलेज और कॉन्सेंट, तो यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए कि द जनरली सब्जेक्ट्स द पॉपुलेशन टू, अब टू के बाद आ जाना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, यानी फाइन तो नहीं हो सकता, अच्छा थोड़ी ना है, यानी कि फाइन हेल्थ प्रॉब्लम कभी फाइन थोड़ी ना हो सकती है भाई, और प्रॉब्लम कभी नाइस भी नहीं हो सकती, तो प्रॉब्लम ना तो नाइस हो सकती है ना ही फाइन हो सकती है, क्या हो सकती है, सबटाइल हो सकती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आई होगी। पहले में आ जाएगा सिग्निफिकेंट, दूसरे में आ जाएगा गॉट, तीसरे में आ जाएगा अर्जेंट, चौथे में आ जाएगा इम्पॉसिबल, और उसके बाद आ जाएगा पांचवें में सबटाइल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आई बात समझ में, चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या है कि इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर, फिर से एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन आ गया। तो देखिए एरर डिटेक्शन तो आएगी ही, आपके हमेशा जरूर पेपर में पूछी जाती है। क्या है प्रश्न की द प्रिंसिपल आस्क्ड द टीचर्स टू रिटर्न बैक
टू रिटर्न बैक द नोटबुक्स टू द स्टूडेंट्स। अब देखो रिटर्न किसको कहते हैं भाई, रिटर्न तो रिटर्न कहते हैं वापस करने को, और बैक भी किसको कहते हैं, तो वो भी तो वापस करने को ही कहते हैं। यानी कि ये जो दोनों वर्ड है ना, ये दोनों एक साथ तो आ ही नहीं सकते, या तो रिटर्न आना चाहिए था या बैक आना चाहिए था, और जब रिटर्न ऑलरेडी आ गया तो बैक का कोई मतलब नहीं रह जाता। यानी कि कौन से पोर्शन में गलती, तो देखिएगा इसमें जो ऑप्शन दिए हैं उसके अनुसार ऑप्शन नंबर सी गलत है, बैक नहीं आना चाहिए था। द प्रिंसिपल आस्क्ड द टीचर्स टू रिटर्न द नोटबुक टू द स्टूडेंट, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न देखेंगे क्या है। तो प्रश्न है गिवन बिलो आर 4 जम्बल्ड सेंटेंसेस, यानी कि पैरा जंबल आ गया, और पैरा जंबल यानी कि सेंटेंस को ऊपर नीचे करके दे दिया गया है और आपको उनको सही सीक्वेंस में लगाना है। इसको PQRS के नाम से भी जानते हैं, यानी कि PQRS 4 ऑप्शन दिए हैं आपको और उनको सही सीक्वेंस में आपको बता देना है कि भैया कौन सा सही जगह पर आना चाहिए, कहां पर आएगा। तो चलिए पढ़ते हैं पहला सेंटेंस। सेंटेंस आया गुड्स आर सोल्ड फ्रॉम इंडिया टू अ शैडो एंटिटी बेस्ड इन अ टैक्स हेवन विच ऑलमोस्ट इमीडिएटली रीसेल्स द सेम प्रोड्यूस टू अनदर एंटिटी एट अ मच हायर प्राइस। यानी कि गुड्स आर सोल्ड फ्रॉम इंडिया टू अ शैडो एंटिटी, यानी कि गुड्स जो है वो बेचे जाते हैं। गुड्स कहते हैं कि सामान जो है वो बेचा जाता है शैडो एंटिटी को, बेस्ड इन टैक्स हेवन, यानी कि टैक्स हेवन पर बेस्ड जो आपके सामान है वो बेच दिया जाता है। विच ऑलमोस्ट इमीडिएटली रीसेल्स, यानी कि जिसको ठीक उसी तरह से रीसेल कर दिया जाता है। द सेम प्रोड्यूस टू अनदर एंटिटी, किसी और को बेच दिया जाता है। एट अ मच हायर प्राइस, ज़्यादा प्राइस पर बेच दिया जाता है। तो क्या ये पहला सेंटेंस हो सकता है, तो हाँ हो सकता है, लेकिन अगला पढ़ के देखा नाउ। अब नाउ का मतलब यानी पहले कुछ काम हो चुका होगा तभी तो नाउ आएगा, तो ये वाला तो पहला सेंटेंस नहीं हो सकता। तीसरा पढ़ा हाउएवर, और हाउएवर जो हुआ करता है वो एक तरह से ऐसा शब्द है जो कि विपरीत बात करेगा, यानी कि पहले जो बात की होगी उसकी अपोजिट बात अब की जाएगी, तो वहां पर हाउएवर आया करता है। तो ये वाला सेंटेंस भी पहला नहीं हो सकता। अंतिम सेंटेंस और पढ़ लेते हैं कि डेटा ऑन द सेम कैन बी। अब ऑन द सेम यानी कि पहले किसी चीज की बात की जा चुकी है तभी तो बात करेगा किसकी, ऑन द सेम। तो यानी कि पहला सेंटेंस तो हमें मिल गया कि भाई पहला सेंटेंस कौन सा हो सकता है, तो पी हो सकता है। अब देखो पी को पहला सेंटेंस कितने आपके ऑप्शन बता रहे हैं, तो पहला ऑप्शन एक तो बता रहा है PQRS सीधा सीधा दे रखा है उसमें, और एक ऑप्शन नंबर डी है जिसमें कि पी पहला ऑप्शन है। तो बस इतना चेक करना है कि भैया पी के बाद क्या क्यू आ सकता है क्या। तो देखो नाउ दैट पेमेंट लार्जली गो थ्रू डिजिटल चैनल्स। अब दैट पेमेंट यानी कि उस पेमेंट की बात कर रहा होगा, लेकिन फिर भी आगे पढ़ लेते हैं। हाउएवर हंड्रेड्स ऑफ केसेस ऑफ ट्रांसपेरेंट ओवर इनवॉइसिंग एंड अंडर इन्वॉइसिंग ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स रिमेन फॉरगॉटन, यानी कि बहुत सी चीज़ें जो है वो भुला दी जाती हैं। तो देखो हाउएवर वाला जो सेंटेंस है वो बिल्कुल सही लग रहा है, यानी कि पहले तो पी आना चाहिए देन आपके आर आना चाहिए, और जो कि दिखाया गया है कि इसमें ऑप्शन नंबर डी में बताया गया है, तो वही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पहले पी आएगा देन आर आएगा देन आपके आएगा ऑप्शन नंबर एस, और फिर आ जाएगा आपके क्यू, PRSQ। यानी कि इसके हिसाब से सिर्फ एक ही ऑप्शन सही बैठता है और वो बैठता है कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। वही आंसर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न क्या है, गिवन बिलो 4 जंबल, फिर से पैरा जंबल आ गया, और इस बार क्या पूछा है उसने, क्या कहा है, तो आई हैव लिसन्ड टू ऑल द हिंदी हिट्स ऑफ द 50s, 60s एंड 70s एज वेल एज द लिल्टिंग म्यूजिक ऑफ अदर लैंग्वेजेस। यानी कि आई हैव लिसन्ड यानी कि मैंने सुना है, टू ऑल द हिंदी हिट्स यानी कि जितने भी हिंदी हिट्स हैं, चाहे वो 50s के हों, 60s के हों, चाहे 70s के हों, एज वेल एज द लिल्टिंग म्यूजिक ऑफ अदर लैंग्वेजेस, और लैंग्वेजेस के भी म्यूजिक को सुना है। द सॉन्ग एमिनेटिंग फ्रॉम ऑल द ग्रेट म्यूजिक कंपोजर्स, लिरिसिस्ट्स एंड सिंगर्स ऑफ कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री ऑफ यस्टर ईयर्स स्टिल रिंग in my ears। अब आगे आया, one program that I can never forget is the बिनेका गीतमाला which was being broadcast from Radio Ceylon on Wednesday at 8 PM। अब देखो एक चीज़ तो यहाँ से क्लियर हो गई कि भैया ये जो R है ना, R से पहले S आएगा, यानी R और S एक दूसरे के आगे पीछे आएंगे, यानी कि R और S तो एक दूसरे के आगे पीछे ही आने हैं। अब बस आपको इतना देखना है कि R और S कितनों में एक दूसरे के आगे पीछे आ रहे हैं, तो मात्र एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें R और S एक दूसरे के आगे पीछे आ रहे हैं, और वो पहला ही ऑप्शन है, यानी कि क्या है, PQRS, यानी कि सीधा सीधा आ जाएगा जैसे लिखा हुआ है, बिल्कुल वैसे ही आ जाएगा कि मैंने बहुत से म्यूजिक सुने 50s के, 60s के, 70s के। द सॉन्ग एमिनेटिंग फ्रॉम ऑल द ग्रेट म्यूजिक कंपोजर्स, लिरिसिस्ट्स एंड सिंगर्स ऑफ कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री ऑफ यस्टरyears स्टिल रिंग इन माई ईयर्स। वन प्रोग्राम दैट आई कैन नेवर forget
टू इन द बेनिफिशियल। अब ये बात बिल्कुल सीधी सीधी हो गई, यानी कि PQRS इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कोई समस्या की बात नहीं है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अब अगले की बात करते हैं, और अगला क्या है, तो अब की बार डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन आपके सामने आया है। सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। अब देखो, चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, चाहे एक्टिव पैसिव हो, सब में आपको सिर्फ और सिर्फ वर्ब को चेक करना है। इसमें भी आप पहले वर्ब को ही चेक करेंगे, और वर्ब हमने देखी तो विल आ रहा है, और जानते हैं विल का क्या होता है, वुड होता है, और हमने चेक किया तो वुड तो सर सभी में आ रहा है, तो यानी कि यहाँ पर तो कोई समस्या नहीं है। अब शुरू से देख लो कि CEO said, अब said है तो said ही रहेगा, क्योंकि said to को told में बदला जाता था, said है तो said ही रहेगा। अगर सेंटेंस असर्टिव है तो सेंटेंस तो असर्टिव है, वी से शुरू हो रहा है, यानी नाउन या प्रोनाउन से सेंटेंस शुरू होता है तो वो असर्टिव ही हुआ करता है। तो CEO said, अब said के बाद इन्वर्टेड कॉमास हटेगा, क्या हटेगा, लाएंगे दैट। तो देखो सभी में है इतना, तो कोई समस्या नहीं। आगे चले, अब आगे आ रहा है क्या, वी आ रहा है, और हम अच्छे से जानते हैं कि वी कौन सा पर्सन होता है, तो भैया वी हुआ करता है फर्स्ट पर्सन। कौन सा होता है, फर्स्ट पर्सन। और सन बटा 123 हमने एक रूल लिखवाया था, जिसमें हमने बताया था फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, और सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट है CEO। अब CEO जो है वो क्या हुआ करता है, तो CEO यानी कि जो आपके कंपनी का मालिक है एक तरह से, तो वो उसके अनुसार बदल जाएगा। अब CEO क्या, तो वी विल होल्ड हिम। अब हिम जो है वो क्या हुआ करता है, थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन चेंज नहीं हुआ करता, तो देखो सभी में ही नो चेंज है वो। उसके आगे पढ़ा अकाउंटेबल फॉर ऑल दिस। अब दिस का क्या हुआ करता है, तो ऑल दैट हो जाना चाहिए, और दिस का दैट कितनों में हुआ, तो दिस का दैट एक तो पहले में हुआ है और एक दूसरे में हुआ है, ना तो तीसरे में चेंज किया उसको, ना ही चौथे में चेंज किया। अब आपको मात्र इतना सेलेक्ट करना है कि भाई पहला ऑप्शन हो सकता है या दूसरा। तो ये तो डेफिनेट सी बात है कि भैया वी जो हुआ करता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है, तो बदला तो जरूर जाएगा। और जब बदला जाएगा तो किस में बदला जाएगा, यानी कि जब ये वी प्लूरल है तो बदला भी किस में जाएगा, प्लूरल में ही बदला जाएगा, और वो ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दे यहां पर आ जाना चाहिए। यानी कि CEO said that they would hold him accountable for all that, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्या आया, अगला आया कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द सेंटेंस गिवन विद ब्लैंक, यानी कि ब्लैंक दिया हुआ है, टू बी फिल्ड इन विद an appropriate word, select the correct alternative out of the 4 and indicate it by selecting the appropriate option। यानी कि ऑप्शन भर देना है, 4 ऑप्शन दे दिया आपको, और ब्लैंक में भरना क्या है, तो ब्लैंक में यानी कि आपके भरी जानी है एक आपके प्रिपोजिशन, यानी कि कैसे कैसे भर सकते हैं आपको। अब ये प्रिपोजिशन नहीं रहा क्योंकि बियर के साथ जुड़ जाएगा तो वो एक फ्रेज हो जाएगा अलग से। तो चलिए देखते हैं क्या है कि इन व्यू ऑफ द हैवी लॉसेस सफर्ड बाय द कंपनी द शेयर होल्डर्स वर रिक्वायर्ड टू बियर। अब बियर क्या, तो यानी कि क्या हुआ कि इन व्यू ऑफ द हैवी लॉसेस, यानी कि बहुत बुरा लॉस हुआ, हैवी लॉस हुआ, सफर्ड बाय द कंपनी, कंपनी को सफर किया, कंपनी ने हैवी लॉस सफर किया। अब जब हैवी लॉस सफर किया तो जो शेयर होल्डर हैं यानी कि जो मालिक हैं उसके वर रिक्वेस्ट की गई, उनसे क्या रिक्वेस्ट की गई, टू बियर। अब बियर क्या, तो बियर के बाद आना चाहिए विद, टू बियर विद, यानी कि आप भी साथ बने रहें, आप शेयर होल्डर हैं, आप साथ बने रहें, भले ही कंपनी जो है नुकसान में है, लेकिन उनसे रिक्वेस्ट की गई कि भाई आप लोग छोड़ करके ना जाएं, आप लोग साथ बने रहें, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, बियर विद आ जाना चाहिए। अगला, इंप्रूव द ब्रैकेट्स पार्ट, यानी ब्रैकेट का जो पार्ट दिया हुआ है उसको इंप्रूव करना है ऑफ द सेंटेंस के अनुसार उसको बदल देना है। तो कैसे हो जाएगा कि टुडे दिस इज अ टोटली डिफरेंट वर्ल्ड इन द लास्ट डिकेड, यानी कि अब जो ये समाज है, यानी कि अब जो ये संसार है वो बिल्कुल अलग है। कब से अलग है, तो जैसा हमने देखा था, यानी कि इन द लास्ट डिकेड, यानी कि जो हमने पिछले दशक में देखा था उससे बिल्कुल अलग है। तो जो हमने देखा था यानी कि फ्रॉम व्हाट वी हैव सीन, यानी कि जो हमने देखा था उससे बिल्कुल ही परिवर्तित हो गया है, यानी कि सही आंसर क्या हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाना चाहिए। यानी कि सेंटेंस क्या बन जाना चाहिए कि टुडे दिस इज अ टोटली डिफरेंट वर्ल्ड फ्रॉम व्हाट वी हैव सीन इन द लास्ट डिकेड। तो वही बात बिल्कुल सही हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न क्या है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द सेंटेंस गिवन टू द ब्लैंक। फिर से ब्लैंक आ गया, चलिए पढ़ते हैं सेंटेंस को कि द स्पेशल कोर्ट वाज विदाउट हैविंग रीच्ड एनी डिसीजन ऑन द केस। तो क्या हुआ, डिप्रेस्ड हो गई होगी कोर्ट, तो डिप्रेस्ड होने का मतलब ही नहीं है कोर्ट को पोस्टपोन किया जा सकता है, कोर्ट को थोड़ी ना पोस्टपोन किया जा सकता है,
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एडजर्न्ड। एडजर्न्ड यानी कि स्थगित कर दिया गया, बिना किसी डिसीजन पर पहुंचे ही कोर्ट को स्थगित कर दिया गया, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। द स्पेशल कोर्ट वाज एडजर्न्ड विदाउट हैविंग रीच्ड एनी डिसीजन ऑन द केस। अगली बात कर लेते हैं, अगला और लास्ट प्रश्न जो आया था वो क्या आया था? तो वो आया था इंप्रूव द ब्रैकेटेड पार्ट। फिर से वही ब्रैकेटेड पार्ट को इंप्रूव करना है सेंटेंस को देखते हुए। तो क्या है? स्कार्सली हैड द मिनिस्टर स्टार्टेड हिज स्पीच देन। अब देखो, आपको एक रूल बताया गया था कि हार्डली और स्कार्सली के साथ अलग शब्द कंजंक्शन का प्रयोग होता है। वैसे अभी कंजंक्शन हमने नहीं पढ़ाया आपको, लेकिन फिर भी ये बात हमने आपको बता दी थी कि हार्डली और स्कार्सली के साथ किसका प्रयोग होता है और नो सूनर के साथ किसका प्रयोग किया जाता है। तो भैया आपको बताया गया था कि हार्डली और स्कार्सली के साथ व्हेन लगा करता है और नो सूनर के साथ देन का प्रयोग किया जाता है। तो बस स्कार्सली के साथ जहां पर भी व्हेन आ रहा हो वही हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो हमने देखा कि स्कार्सली हैड द मिनिस्टर स्टार्टेड हिज स्पीच देन, तो ये तो गलत है, ये वाला तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, देन भी कौन सा लगाते हैं? अगर नो सूनर के साथ देन लगाएंगे तो THAN लगाया जाता है और WHEN वैन लगाया जाता है स्कार्सली के साथ। तो देखो ऑप्शन नंबर बी में भी वैन आ रहा है और ऑप्शन नंबर सी में भी वैन आ रहा है, लेकिन बी और सी में डिफरेंस क्या? तो भैया सी में तो हेड को ही उसने बाद में पहुंचा दिया, जबकि ऐसा नहीं हुआ करता है। चाहे नो सूनर आए, चाहे हार्डली आए, चाहे स्कार्सली आए, इनके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, चाहे वो हैड हो चाहे वो डिड हो। तो चूंकि तुरंत बाद आना चाहिए, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। स्कार्सली हैड द मिनिस्टर स्टार्टेड हिज स्पीच व्हेन द क्राउड स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग। ठीक है, तो कुछ इस तरह से ये सवाल आपके हो गए, यानी कि टोटल 25 प्रश्न हमने आपको बताए जो कि आए थे किसमें? आपके SSC CHSL के 2020 का जो पेपर आया है उसका एक मेमोरी बेस्ड पेपर हमने जो डिस्कस किया उसमें कुछ इस तरह से पेपर आया था। तो उम्मीद करते हैं बात सभी आपको समझ में आ गई होगी। इस प्रकार से हम एक आध पेपर अभी और भी आपको डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही छोड़ते हैं। वीडियो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।